हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2, जिसको हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। तो देखिए बहुपद की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं साधारण भाषा में। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर मतलब x, y, z, ठीक है। जिनके चर की घात कैसी हो, चर की घात कैसी हो, याद रखिए पूर्ण संख्याएं हो, ठीक है। उन्हें हम बहुपद कहते हैं, तो अब यहां पर हमारे सामने बहुपद की परिभाषा याद करना नहीं है, बहुपद को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहां पर कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते चलते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। यानी बीजगणित के रूप में जो व्यंजक को हम यहां पर लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर 2x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुपद है, लेकिन एक पदी बहुपद है। कितने पदी? एक पदी, केवल एक पद इसमें है, इसमें दो पद तीन पद नहीं है। और ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहां पर जो चर आया है वो भी हमारा केवल एक ही चर आया है, x, ठीक है। अब जैसे हम यहां पर लिखें 5xy, ठीक है। तो ये दो चर में एक पदी बहुपद है, दो चर में एक पदी बहुपद है। एक पदी कैसे पता चलता है? क्योंकि यहां पर केवल एक पद है। कितने पद है? एक पद है, तो इसको हम लोग एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्लियर है? यहां पर दो चर में एक पदी बहुपद है, यहां पर भी एक ही पद है। क्लियर? तो ये इसका चर होता है और ये इसका गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक। क्लियर? तो यहां पर हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, और इसको हम लोग रेखीय बहुपद के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ये 2x जो है ये हमारा रेखीय बहुपद है। ये क्या है? रेखीय बहुपद है। क्यों रेखीय बहुपद है? क्योंकि इसकी घात कितनी है? एक है। इसकी घात कितनी है? एक है, इसलिए हम इसको रेखीय बहुपद के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें हमारी क्लियर होते चली जाएंगी। सबसे पहले हमने यहां पर एग्जाम्पल लिखा 2x² + 5x। हमने ये बहुपद लिखा है, तो पहले तो ये बताइए क्या ये बहुपद है? हाँ है। कैसे पहचाने? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास x है इनकी घात कैसी है? पूर्ण संख्याएं हैं। दो एक पूर्ण संख्या होती है। यहां पर x की घात एक है, तो एक हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब सबसे पहला चैलेंज आपके सामने ये होगा कि बहुपद पहचानना, कि आप पहचान पाएंगे बहुपद है क्या। तो उसको देखते हैं कि बहुपद हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर आपको बताया कि जो हमारा चर है वो स्वतंत्र होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र का मतलब है कि उसकी चर की घात, उस चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे x² है, क्या ये बहुपद है? हाँ बिल्कुल है। अब हम कह दें कि x⁻², क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम यहां पर एक बात और बता देते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती कौन सी हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो 0, 1, 2 डैश 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 अनंत तक,
तो इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्लस में हम लोग इनको लेते हैं। ठीक है, ऋणात्मक की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, 0 को ऐड कर लेते हैं यानी 0 मिला लेते हैं, तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। प्लस की यानी धनात्मक संख्या और 0 को भी मिला लेंगे तो पूर्ण संख्याएं होंगी। तो अब देखिए x की पावर 1/2, क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी घात लगी हुई है वो कैसी है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब ऐसे ही और भी हम देख लेते हैं। बताइए 5√x, क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। और घात किसकी देखते हैं? चर की। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा रूप जो है वो हमारा क्या होगा, 5x की पावर 1/2। ठीक है, तो इसलिए ये बहुपद हमारा नहीं है। तो सबसे पहला चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया है कि हम बहुपद को पहचान लेंगे, और बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर? अब बहुपद हम लोगों का कैसा कैसा होता है? एक पदी होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। ठीक है, तो हम केवल यहां पर गिनती लिख रहे हैं, पदी वो आप समझ गए। तो यहां पर एक पदी, एक पदी में मतलब एक पद। कितने पद हो? एक पद हो। जैसे जैसे 5x, ये हमारा एक पदी बहुपद है। 2x² प्लस x, ये हमारा द्विपदी बहुपद है। ठीक है, 5x³ प्लस 7x प्लस 12, ये हमारा त्रिपदी बहुपद है। इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। और अगर 3 से ज़्यादा पद हो जाते हैं तो उसको हम लोग बहुपदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बहुपदी के नाम से जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 7x³ प्लस 12x² प्लस 4x प्लस 7, तो इसको आप चार पदी नहीं बोलेंगे। ठीक है, या चतुर्थ पदी नहीं बोलेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे बहुपद। क्यों बहुपद? क्योंकि इसमें 3 से अधिक पद है। एक पद अगर है तो उसको एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी बहुपद, 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद, और अगर उसमें 4 पद है तो आप उसको बहुपदी बहुपद बोलेंगे। क्लियर? तो ये हमारे बहुपदी होंगे। अब हम लोग घात की बात कर लेंगे। तो घात में हमारा रेखी बहुपद होगा, रेखीय बहुपद। दूसरा होगा द्विघात बहुपद, और तीसरा हमारा होगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है, और ऐसे ही आगे चतुर्घात बहुपद। ठीक है, लेकिन ये हमारे 3 जो हैं ये बहुत काम के हैं। तो सबसे पहले हम रेखी बहुपद की बात कर लेते हैं। रेखी बहुपद में हमारे वो बहुपद आएंगे जिसमें अधिकतम घात 1 होगी। चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। जैसे 7x प्लस 5, ये हमारा रेखी बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां पर x की घात अधिकतम, यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। क्लियर? अच्छा, जरूरी नहीं x में बहुपद हो, हमारा y में भी बहुपद हो सकता है। जैसे 12y प्लस 15। अब बताइए क्या ये रेखी बहुपद है? हाँ बिल्कुल, ये रेखी बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको रेखी बहुपद को समझ चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं द्विघात बहुपद पर। तो द्विघात बहुपद क्या होता है पहले उसको समझते हैं। जैसे ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात
2 हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, और किसकी घात, चर की घात, चर की घात, समझ गए ना, चर की घात ही लेते हैं। जैसे 12x² प्लस 6x प्लस 3, ये हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि उसमें क्रम हो या लगातार क्रम से हो, कैसा भी हो सकता है। जैसे 7x² प्लस 5, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, या केवल 5y², ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, दूर कर देंगे। अच्छा, त्रिघात बहुपद समझ लीजिए, जिसकी अधिकतम घात 3 हो। जैसे 6x³ प्लस 5x प्लस 7, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्लियर। और भी एग्जाम्पल है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। 17x³ प्लस 5x, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है। तो ये हम लोग बहुपद के बारे में जान चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बहुपद की पहचान क्या है, तो हमने वहां पर बताया कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी चर की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसको हम लोग बहुपद के नाम से जानेंगे। अब बहुपद में हमारे एक पदी बहुपद हो सकते हैं, 2 पदी बहुपद हो सकते हैं, त्रिपदी बहुपद हो सकते हैं, और उसके आगे अगर पद बढ़ेंगे तो उसको हम लोग बहुपदी बोल देंगे, यानी बहुपद बोल देंगे। फिर हम लोग जानते हैं घात के बारे में, तो रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जिनमें एक घात होगी उसको रेखीय बहुपद, जिसमें 2 घात होगी उसको द्विघात बहुपद, और जिसमें 3 घात होगी उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यहाँ तक की सारी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, ये भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। फिलहाल हम लोग ये 9th में सीख चुके हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो सबसे पहले जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया कि 7x³ प्लस 5 माइनस 7x² प्लस 2x, ये हमारा एक बहुपद है। पहले तो बताइए क्या ये बहुपद है? हाँ बिल्कुल बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, ठीक है। अब इसको हमारे सामने कहा जाए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखिए? आरोही क्रम में। पहले हमसे पूछा गया कि आरोही क्रम में इसको लिखिए। तो जब हमसे कहा गया कि आरोही क्रम में लिखिए तो हम इसको आरोही क्रम में लिखना स्टार्ट कर दिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा पद हम यहां ये देखेंगे कि 5 है। कैसे मालूम 5 है? यहां पर बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले 5 में तो हमको चर दिख ही नहीं रहा है। तो चर दिख नहीं रहा है तो हम इस 5 को क्या 5 गुणे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को हम 5 गुणे x की घात 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम सीधे सीधे कह दें कि हम 5 को 5x की घात 0 लिख दें, 5x की घात 0 लिख दें, तो आप बिल्कुल सही लिखेंगे, कोई भी आपका काट नहीं पाएगा। तो जब यहाँ पर x की घात 0 है तो 0 सबसे छोटी घात है, इसलिए हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्या क्लियर हुआ यहाँ पर? अब यहाँ से सीधे सीधे हमसे पूछ लेता है कि जैसे प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं कि 10 की घात बताओ, 10 की घात बताइए। तो कुछ भी नहीं करना है, 10 की घात आपको दिख रही होगी तो कुछ बच्चे 1 पर टिक लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसकी घात 0 है। क्यों है? क्योंकि बहुपद में घात हम लोग उसके चर की बताते हैं और यहाँ पर चर है नहीं, अर्थात उसकी घात 0 है। इस तरीके से क्या क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये एक आपका क्वेश्चन मैंने 1 नंबर का बहुविकल्पी करवा दिया है। तो 10 की घात 0 होगी। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं आरोही क्रम पर, और आरोही क्रम में सबसे पहले हमने 5 लिखा,
ठीक है। फिर उसके बाद x की घात 0 हो गई, 5 लिखने का मतलब है 5x की घात 0 हो गई, और 0 के बाद 1 आएगा यानी प्लस का 2x माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x क्यूब। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? ये हमारा आरोही क्रम हो गया, छोटे से बड़े की ओर। क्लियर है? अब हम लोग अवरोही क्रम में भी यहां जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अवरोही क्रम, तो अवरोही में उल्टा कर देंगे, पहले बड़ी और फिर छोटी घात लिखते हैं। तो सबसे पहले 7x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। तो आरोही और अवरोही दोनों क्रम हम लोगों ने यहां पर समझ लिए। अब एक बात और बताइए कि हम लोग जब आरोही अवरोही समझ चुके हैं तो आगे बढ़ जाएंगे और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपद बहुपद। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ये इसका स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है। अब द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 2 होगी, और 2 कैसी? अधिकतम। समझ गए? यानी कि कोई भी द्विघात बहुपद है तो उनके शून्यकों की संख्या 2 होगी और वो भी अधिकतम 2 होगी, यानी 2 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होती। तो शून्यकों को ही हम लोग मूल के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग मान के नाम से भी जानते हैं। साधारण भाषा में मान भी बोलते हैं, यानी x का मान। ठीक है, x का मान ये क्या होता है? ये हम लोग समीकरण में मान बोलते हैं, लेकिन यहां पर भी हम लोग आपको बता देते हैं कि मूल, शून्यक और मान ये लगभग एक ही चीज होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। जब आप समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मान पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, शून्यक वो होता है जो उस बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। उस बहुपद को शून्य बना दे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। और शून्यकों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 2 होती है द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है, जिनको हम यहां पर किस रूप में मानेंगे? माना वो 2 शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं। तो यहां पर संबंध हमारे सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, ये हम लोगों का होता है सी बटे ए। क्लियर? तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यक तो हम बता चुके हैं कि क्या होते हैं, फिर से बता देते हैं। शून्यक जो हमारे बहुपद को शून्य बना दें उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं, ये एक वैल्यू होती है। और x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है। याद रखिएगा, x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है
और अचर पद c कहलाता है द्विघात बहुपद में। क्लियर? द्विघात बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है। तो कुछ ये संबंध हैं, इन संबंधों को हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, द्विघात से निकलते हैं और जो भी छोटे छोटे पॉइंट अगर यहाँ पर कोई छूट जाएंगे तो हम लोग उनको एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की तरफ। त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद हमारा कुछ इस रूप से होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा त्रिघात बहुपद होता है। इस त्रिघात बहुपद में x³ का गुणांक a कहलाता है, x³ का गुणांक a कहलाता है, x² का गुणांक b कहलाता है, x का गुणांक c कहलाता है और अचर पद d कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है? इस त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी? 3 होती है। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 से कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होगी। यानी शून्यक हमारे त्रिघात बहुपद में कितने निकल कर आएंगे? 3 निकल कर आएंगे। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? अच्छा, इनकी संख्या कम क्यों हो जाती है यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 शून्यक सेम टू सेम आ जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या कम हो जाती है, वरना पूरे 3 शून्यक ही होते हैं, लेकिन सेम आने के कारण वो हमारे कम हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं अधिकतम संख्या 3 होती है। क्लियर? तो इन शून्यकों को हम लोग मूल और मान भी कह सकते हैं, वो हम लोग समीकरण में जब पढ़ेंगे तब पहुंचेंगे, तब वहां समझेंगे। फिलहाल अब इसके मूल जब हम मानेंगे तो क्या मानेंगे? माना शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। शून्यक क्या है? अल्फा कामा बीटा कामा गामा। तो यहां से हम लोग 3 संबंध को याद करेंगे। पहला संबंध साइड से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अर्थात शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा? -b/a। क्लियर? फिर दूसरा संबंध हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको लिखेंगे क्या? 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो इसको हम लोग याद करेंगे c/a। क्लियर? -b/a होता है शून्यकों का योगफल, c/a होता है 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? -d/a। क्लियर? तो इस तरीके से
हम लोग शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ समझा। अब अगर प्रश्न में यहां पर हमको उल्टी कहानी दे दे, अर्थात यहां पर हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, वो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, क्या हम बताने जा रहे हैं आपको? देखिए कि अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए और हमसे द्विघात बहुपद पूछा जाए, द्विघात बहुपद पूछा जाए, तो द्विघात बहुपद हम कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद बना सकते हैं। यदि दूसरा नोट, यदि हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कॉमा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया जाए, यानी ये तीनों हमको दे दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि त्रिघात बहुपद बनाइए। क्या बनाइए? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी ज़रूरी जानकारी थी जो हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको ऊपर खिसका देते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम फार्मूले आपको बताएंगे, उन फार्मूलों को आपको याद रखना है। पहला फार्मूला हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर एक बहुपद fx है और दूसरा बहुपद gx है तो fx प्लस gx हमारा बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद होगा। ठीक, अगर fx और gx हमारा बहुपद है और अगर हम इनको आपस में घटाएं तो भी ये हमारा बहुपद होगा। दो संबंध हम लोगों ने एक में ही देख लिए, प्लस माइनस को एक में ही कर लिया। ठीक है, फिर तीसरा संबंध हम देखने जा रहे हैं कि अगर fx और gx हमारा बहुपद है तो fx इंटू gx भी हमारा बहुपद होगा, निश्चित रूप से बहुपद होगा। लेकिन यहां लिख देते हैं परंतु fx बटे gx बहुपद हो भी सकता है और नहीं
नहीं भी हो सकता है, हो सकता है। जान लीजिए कि fx प्लस gx माइनस fx प्लस gx बहुपद होगा, fx माइनस gx बहुपद होगा, fx इंटू gx बहुपद होगा, लेकिन fx बटे gx निश्चित रूप से बहुपद नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। कैसे है यहां पर हम बता देते हैं। जैसे fx हमारे पास, एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। fx हमारे पास x स्क्वायर है और gx हमारे पास x है। तो जब हम भाग करने जाएंगे, fx को भाग करेंगे gx से, तो x स्क्वायर बटे x करेंगे, काटेंगे तो हमारा आंसर x आ जाएगा। तो x एक बहुपद है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब यहीं पर हम चेंज करते हैं और चेंज करके ब्लैक पेन से लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर fx का मान हमारा x है और gx का मान x स्क्वायर है, तो यहां पर x बटे x स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कटेगा, तो 1 बटे x आएगा, अर्थात x की पावर -1 आएगी। तो हम कह देंगे कि भैया ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इस तरीके से कुछ ये संबंध हम लोगों ने यहाँ पर जाने हैं बहुपद के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको और भी चीजें बताते हैं। यहां पर समझिएगा बात को, जैसे जब हम किसी दो बहुपदों को आपस में भाग करते हैं, यानी fx को भाग करते हैं gx से, fx को भाग करते हैं gx से, तो हमारे सामने एक चैलेंज आता है कि वो भाग की प्रक्रिया कब तक होती है। तो आप याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत। अभी आप देखिए एग्जाम्पल समझिए, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर भी हम यही चीज़ बता देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 से हम भाग कर रहे हैं x की घात 5 प्लस 7 को, हमने यहाँ पर भाग की प्रक्रिया करी सारी। क्लियर? और यहाँ पर हमारे पास आंसर आया x प्लस 2 आया। मान लिया हमारे पास यहाँ आंसर क्या आया, x प्लस 2 आया। तो अब बताइए क्या अब भाग की प्रक्रिया चलेगी या रुकेगी, और कब चलेगी कब रुकेगी, बस यही पर समझना है और क्वेश्चन जो हम आप बताना चाहते हैं वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, जिससे आप भाग करते हैं, ठीक है, उसकी घात देखिए ज्यादा है, और जो शेषफल आ चुका है उसकी घात देखिए कम है। एक ही घात है ना, यहां पर कितनी घात है, एक ही घात है, और यहां पर कितनी घात है, 2 है। तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त हो जाएगी, जब शेषफल की घात छोटी हो, किससे, भाजक से। शेषफल की घात जब छोटी हो जाएगी भाजक से, तो समाप्त हो जाएगा वहीं पर हमारा प्रश्न। क्लियर? तो इस तरीके से बहुपद के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी चीजें अगर यहाँ पर किसी भी कारणवश मिस हो गई है तो घबराइए मत। जब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से बहुपद का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।